2047 को लेकर विजन क्या है? नहीं, सबसे पहले तो राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस आयोजन का हिस्सा बना करके मुझे भी इन महानुभावों के बीच में रह करके कुछ सीखने का अवसर दिया। और जहाँ तक संबंध है सन 2047 का, जो आपने एक स्पेसिफिक बात पूछी है, तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि 2047 के साल का बहुत बड़ा महत्व और अहमियत ये होने वाली है कि उस साल में भारत अपनी आज़ादी की 100वीं सालगिरह मनाएगा और निश्चय ही सारा विश्व उस समय आकलन करेगा कि हमारे 100 वर्ष की यात्रा कैसी रही, हमने क्या हासिल किया, क्या हासिल कर सकते थे, क्या हासिल हो सकता था, क्या और हो सकता था, उसको लेकर के क्या हमारे लक्ष्य रहेंगे और किस मकाम पर या किस पड़ाव पर पहुंचने का हमने अपने लिए लक्ष्य निर्धारित किया, ये संकल्प रखा, उसकी बात तो होती है, उसकी भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगा, जो शायद अक्सर जिक्र नहीं होता, कि आज़ादी के समय में जब हिंदुस्तान को आज़ादी हासिल हुई तो उस वक्त दुनिया का नज़रिया हमारे बारे में क्या था। मिसाल के तौर पर उस समय यूनाइटेड किंगडम में विपक्ष के नेता विंस्टन चर्चिल थे। हाउस ऑफ कॉमन्स में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि 50 साल के भीतर ही हिंदुस्तान इतना पिछड़ जाएगा कि उसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। गो बैक टू द एजेस ऑफ बार्बरिज्म। इस प्रकार के अनुमान और भविष्यवाणियां की जा रही थी। देयर वाज सो मच सिनिसिज्म अबाउट इंडियाज कैपेबिलिटी एंड कैपेसिटी to manage itself without the colonial support or the colonial rule। उस बात को बखूबी नकारा है इस देश की सभ्यता ने, इसकी तहजीब ने। वो सबसे बड़ी उपलब्धि है। और उपमहाद्वीप से जो दूसरे देश बने थे, चाहे वो पाकिस्तान था, चाहे उसके बाद बांग्लादेश थे, उसका क्या हशर हुआ मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन द रेसिलियंस ऑफ डेमोक्रेसी and the constitutional values which have sustained Mother India for nearly 100 years is itself a great achievement। और इसका श्रेय वर्तमान में आने से पहले मैं इस बात को भी दूंगा कि हमें बाबा अंबेडकर जैसे एक विद्वान नसीब हुए और उनकी टोली, जिसने हमें विश्व का सर्वश्रेष्ठ संविधान दिया, which has stood the test of time। और ये भी एक काबिल तारीफ बात है कि इतनी दूरदेशी से उस संविधान की रचना की गई। कई उतार चढ़ाव भी आए, हमने इमरजेंसी का कालखंड भी देखा। उसके बावजूद भी प्रजातंत्र यदि जीवित रहा, वाइब्रेंट रहा, तो वही सबसे बड़ी एक श्रेय की बात भारत की जनता को है और उनकी विरासत को। और इसीलिए शायद जब विकसित भारत की बात जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो वो विकसित भारत और विरासत से विकसित विकास की बात भी साथ ही जोड़ते हैं। क्योंकि एक्सक्लूसिव एसेट ऑफ इंडिया इज इट्स लेगेसी। चाहे वो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे कल्चरल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो हमारे सिविलाइजेशनल रिसोर्सेज हैं। उदाहरण के तौर पर यही एक मुल्क है जिसके नाम पर समुद्र का नाम है इंडियन ओशन। सो वी हैव वास्ट हिमालयन, इसी तरह भी है वास्ट हिमालयन रिसोर्सेज, जो ना अभी तक कभी तराशेंगे ना तलाशेंगे। जब उनको तलाशा जाएगा, जिसका क्रम शुरू हो चुका है प्रधानमंत्री मोदी जी के व्यक्तिगत रुचि और हस्तक्षेप से, तो वो वैल्यू एडिशन का काम करेगा। जैसे हम तीसरे दर्जे पर खड़े थे सन 2014 से पहले, वी वर कॉल्ड फ्रेजाइल 5। आज वी आर टॉप 4। फिर पहले हम टॉप 5 पे आए, अब 4 पे आ गए। और इस तरह से जब हम तीसरे, दूसरे और पहले दर्जे तक पहुंचेंगे, तो ये वैल्यू एडिशन का काम इन्हीं सरमायों से होगा जो अभी तक विच वर हिथर्टो इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड। और साथ ही साथ उसके साथ हमारा एक्सक्लूसिव सरमाया, हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारा लेगेसी। तो सबको जोड़ करके जो एक मिश्रण तैयार होगा, ना केवल वो भारत को शिखर पटल पर पहुंचाने का काम करेगा, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि एक रोल मॉडल रहेगा सारे विश्व के लिए, कि अगर न केवल विकास के मॉडल को लेकर के, बल्कि विकास की उस शिखर पटल पर पहुंचने का जो रास्ता तय करके देश वहाँ पहुंचेगा, राष्ट्र वहाँ पहुंचेगा, वो भी अपने में एक रोल मॉडल रहेगा। यानी जैसे गांधी जी कहते थे, मीन्स एज इंपॉर्टेंट एज एंड्स। द मीन्स विच लीड अस टू द पेडेस्टल ऑफ विकसित भारत will also itself be a role model for the rest